खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि दोस्त की शादी में शिरकत के लिए गए नौजवान की सरकटी लाश बरामद हुई है। मलिर मेमनगोट की हदूद में झाड़ियों से बिना सर के नौजवान का धड़ मिला। मकतूल की शनाख्त 26 साल इरफान अली के नाम से हुई। मकतूल इरफान की शनाख्त फिंगरप्रिंट की मदद से की गई। लवाहिकीन और इलाका वकील की बड़ी तादाद मेमनगोट थाने रवाना हो गई है। अहम और अफसोसनाक ये खबर आपको दे रहे हैं कि दोस्त की शादी में शिरकत के लिए गए नौजवान की सर कटी लाश बरामद हुई। मलिर मेमनगोट के हदूद में झाड़ियों से बिना सर के नौजवान का धड़ मिला है। मकतूल की शनाख्त 26 साल इरफान अली के नाम से की गई है। तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, गुज़िश्ता शब का ये वाक़या लवाहिकीन से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि दोस्त की शादी में जो है वो खोखरा पार गया था और ये रिहायशी जो है ये डालमिया यानी कि गुलशन इकबाल डालमिया के रिहायशी हैं। और जब रात देर तक जो है इरफान घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश शुरू की गई है और सब जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में और सब खानों में जो है वो लवाहिकीन की जानिब से वहाँ पर पहुंचे के मालूमात की एक इत्तला पर जो है वो जिला अस्पताल के अंदर एक बॉडी जो है लाश मिली जिसका सर जो था वो नहीं बल्कि उसके धड़ जो है वो अस्पताल पहुंचाया गया था। जिसकी इत्तला पर जो है फौरी तौर पर पहुंचे और कपड़ों से और दीगर जो चीजें थी उस हुलिये से जो है वो शनाख्त की गई है लवाहिकीन की जानिब से कि ये बॉडी जो है इरफान अली की है। जबकि उसके बाद फिंगरप्रिंट के जरिए वेरिफिकेशन की गई और फिंगरप्रिंट से जो है वो उसकी शनाख्त अमल में आई है। जबकि लाश को जो है वो उर्सा के हवाले किया गया, उनकी जानिब से जो है लाश को अभी तक खाने रखा गया, लेकिन अब तक जो है वो सर जो है वो बॉडी का नहीं मिला है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस भी जो है वो कार्रवाई कर रही है। जबकि लवाहिकीन की बड़ी तादाद जिसके अंदर इलाका मकी और बुजुर्ग की जिसमें शामिल है वो तमाम जो है वो मेमनगोट थाने के बाहर मौजूद है और सरापा एहतजाज है। जी जावेद कायम खानी, ये भी बताइएगा क्या नौजवान के किसी से इख्तिलाफात है जो ये वाकया पेश आया है? देखिए जी, घर वालों से हमारी जब बात हुई लवाहिकीन से उनके मुताबिक जो है वो किसी किस्म की जाती दुश्मनी जो है वो किसी से नहीं है, लेकिन ये वाक़या जो पेश आया है ये इस हवाले से उनका कहना है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। किसी से जाती तौर पर किसी का ऐसा इल्म नहीं था कि किसी रंजिश हो या दुश्मनी हो। दोस्तों के साथ गए हैं, दोस्तों के साथ दीगर जो दोस्त हैं उन्हें भी जो है वो पुलिस ने उनसे पूछताछ की है जिनके साथ शादी में गया था और जहाँ शादी में गए थे वहां पर भी जो इलाके में जाकर लोगों से पूछताछ की गई है। और इसके अलावा जो जिस जगह से बॉडी मिली है उसके अतराफ के इलाकों की जो है वो इसलिए कि वो ऐसा इलाका है जहाँ पर आबादी नहीं है, झाड़ियों से लाश मिली थी और जो करीब का इलाका है वहाँ के लोगों से मुकीमों से बात की गई है कि कोई शख्स जो है वो बॉडी फेंकने के लिए यहाँ पर आया हो, कहीं और मकाम पर जो है कत्ल किया, उसके बाद जो है लाश को यहाँ फेंका गया। तमाम तर जावियों से जो है वो तहकीकात की जा रही है, लेकिन पुलिस अब तक जो है वो सर को तलाश नहीं कर पाई है और ना ही जो है मोटिव एक वजह जान सकी कि इसे कत्ल क्यों किया गया है और किसने कत्ल किया है और या कत्ल किसी दूसरी जगह पर करने के बाद लाश को जो है यहाँ पर लाकर फेंका और सर जो है वो कहाँ रखा है। इस तमाम तर वाक़े से पुलिस अब तक लाइल है और इस बात के हवाले से अहले खाना और लवाहिकीन जो है वो भी तशवीश का शिकार है और बड़ी तादाद के अंदर जो है वो थाने के बाहर मौजूद है। जी ये भी बताइएगा अभी तक पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? तो बिल्कुल जी, जो आपको पहले बताया कि पुलिस की जानिब से बॉडी रिकवर की गई, थाने के कार्रवाई के बाद जो है वो अस्पताल मुंतकिल की गई थी। पुलिस ने जो है वो मुकदमा अभी दर्ज नहीं किया है, लेकिन बॉडी मिलने पर जो है वो अभी तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी है और जो मुलेका इलाके हैं जहाँ से बॉडी बरामद की गई है मेमनगोट के, जबकि जहाँ जिस इलाके के अंदर शादी में गया थे वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो कोरंगी है, खोखरापार थाने की हदूद है जहाँ शादी में गया था। ये बताइएगा शादी पर गए और ये वाकया पेश आया तो अभी तक आप बता रहे हैं कि पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, इसकी क्या वजूहात है? देखिए जी, इब्तिदाई तौर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है जब तक कोई बात वाज़ेह नहीं होती है, उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। जब तक सरल नहीं मिल जाएगा बॉडी का या कोई किसी नतीजे पर पुलिस जो है नहीं पहुंचेगी। मगर जावेद आपने बताया कि फिंगरप्रिंट से तो शनाख्त हो गई है ना शख्स की, तो फिर ठीक है अभी तक ठीक है सर नहीं मिला, मगर मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। बिल्कुल जी, शनाख्त हो जाना जो है वो इस अमल की काफी नहीं है कि मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। इसके लिए तमाम तर
मुहर्रिकात को जो है वो जांचा जाता है। पुलिस कानूनी तौर पर अपना तरीक़ेकार जो है वो पूरा करती है। लाश आज ही मिली है, जिस रोज लाश मिल जाए उसी रोज जो है मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता, बल्कि उसके लिए तमाम तर शवाहिद को जो है मजीद वक्त लिया जाता है, उसे इकट्ठे किए जाते हैं। जामा तौर पर जो है वो FIR के अंदर दफात को जो है ताकि शामिल किया जा सके, कोई क्लू मिल सके कि कत्ल जो है वो किस वजह पर किया गया, किस मुकाम पर कत्ल हुआ और उसके बाद अगर अच्छा जावेद ये भी बताइएगा कि जैसे कि इस शख्स की लाश मिली है, आपने बताया कि घर वालों से बात की गई है और कहा गया कि कोई दुश्मनी नहीं थी, तो क्या चोरी की गई है या फिर डकैती का कोई वाकया पेश आ सकता है? क्या इस तरह की कोई शवाहिद मिले हैं पुलिस को? देखिए इसमें कत्ल करने के अंदर जो है वो किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि तेजदार आले से जो है वो गर्दन को जुदा किया गया सर से, और तन को सर से जुदा करने के बाद जो है वो बॉडी वहां पर फेंकी गई है। इस तमाम तर वाकये के अंदर जो है पुलिस के मुताबिक इसके अंदर ना डकैती, राजनी इसके वाकयात जो है या उस तरह की चीजें जो है मुमकिन तौर पर नहीं हुई होंगी। इस तमाम तर जावियों से भी जो है तहकीकात की गई है। अतराफ की जहाँ जिस इलाके में शादी के लिए गए थे उस वहाँ पर बैंक और दीगर जो इमारतें उन तमाम की CCTV फुटेजेस जो है वो भी इकट्ठी की जा रही है। ये पूरी जियो फेंसिंग की जाएगी, जिस इलाके में ये शादी के लिए घर से निकला था उस इलाके के करीब और जहाँ दोस्तों के पास पहले गया था घर वालों को बताकर उस मुकाम पर, और उसके बाद जहाँ शादी के लिए तकरीब के लिए बारात या जिस तकरीब में जो जहाँ जाना था जिस हवाले से गाड़ी में उन तमाम तर गाड़ी की जो लोकेशंस और ट्रैकर वगैरह की मदद से जो तहकीकात पुलिस की जानिब से अभी की जाएंगी। जावेद ये बताइएगा जिस जगह से ये बॉडी मिली है उस जगह का बताइएगा, वहाँ आसपास क्या है, क्या किसी शख्स ने आते जाते किसी को देखा, किस तरह से ये वाकया पेश आया, कोई कैमरे वगैरह वहाँ पर लगे हुए हैं, और जिस शख्स की दोस्त की शादी पर ये लड़का गया था उसका क्या मौक़िफ़ सामने आया, ये भी बताइएगा। जहाँ शादी में दोस्तों के साथ गया था, अब इस बात से जो है वो पुलिस का कहना है कि तमाम के बयानात दिए गए हैं, लेकिन अभी मीडिया को इस हवाले से कोई आगाह नहीं किया गया। अहले खाना से बात हुई तो उनका सिर्फ ये कहना था कि हमें सिर्फ इतनी इतला देकर गया कि दोस्त की शादी में जा रहे हैं, घर से गए हैं तो दोस्त की शादी में गए। पुलिस इस हवाले से जो है मजीद मालूमात इकट्ठी कर रही है और लोगों को बयानात भी ले रही है। और जो जाए वक़ा की बात की आपने, जहाँ से लाश जो बरामद की गई है वो झाड़ियों के अंदर और मेमन गोट का इलाका है, पसमानदा इलाका है, मुजफ्फराबाद इलाका है कराची का, और वहाँ से अगर ये बॉडी सुबह मिली है, रात के किसी औकात फेंकी गई है, इसलिए कि 7:30 बजे घर से निकले थे, यकीनी तौर पर जो है रात गए जो है वो देर ये वाकया पेश आया होगा। उस दिन में अमूमन वहाँ से रागुजर जो है वो बहुत कम होती है लोगों की, और इसके अलावा वहाँ पे आबादी जो है उसका तनासुब भी कम है, वीरान आबाद इलाके हैं और आबादियाँ जो है वो दूर दूर फासले से बनाई गई हैं। तो मुमकिन तौर पर पुलिस ने जो है वो अपनी तफ्तीश के अंदर जो है वो लोगों से पासपोर्ट जरूर किए, लेकिन अब तक कोई इस तरह के शवाहिद नहीं मिले कि कौन और कैसे और किस वक्त जो है वो बॉडी को यहाँ लाया या किसी शख्स को यहाँ लाकर किसी का झगड़ा हुआ या यहाँ लाकर जो है वो ज़िबा किया और सर तन से जुदा करने के बाद सर लेके और बॉडी फेंके। तमाम तर मुहर्रिकात जो है उसे भी जांचा जा रहा है, अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। जब तक मुकम्मल तहकीकात नहीं कर ली जाती जामा, उस वक्त तक जो है पुलिस का कहना है कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। और पुलिस की जानिब से अभी तमाम तहकीकात की जा रही हैं, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और शख्स की लाश मिल गई है लेकिन सर नहीं मिला, जिसकी अभी तलाश जारी है और पुलिस की जानिब से तमाम मुहर्रिकात जोड़े जा रहे हैं, तहकीकात की जा रही हैं और इस नतीजे पे अभी नहीं पहुंचे कि वाकई किस तरह से पेश आया है, इस पर अभी पुलिस की जानिब से कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया, जावेद कामखानी हमारे साथ मौजूद थे। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, एहतसाब अदालत में PSO में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि पहले दिन से कह रहा हूं कि केस चलाएं, तमाशे लगाएंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अदालत में PSO में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की समाअत के बाद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अजीब मामला है, 5 साल से केस नहीं चलाते। नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल ने कहा कि केस साबिक वज़ीर आज़म ने बनवाया था। इनके साथी कहते हैं ये केस जनरल बाजवा ने बनवाया था। जब तक नैब है मुल्क मफलूज रहेगा। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप इन केसेस को चलाएं। आपने हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगाया है, हम पे मुकदमा बनाया है, तो आप ये 5वां साल है, केस चलाते क्यों नहीं? ये तमाशे जब तक हम लगाएंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, ये आप मुल्क की तरक्की की बात करते हैं,
मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता? क्योंकि कोई भी सरकारी अफसर फैसले नहीं करेगा। जब तक नैब रहेगा आपका मुल्क मफलूज रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म ने साफ कहा, हुकूमत में हूँ ना अपोजिशन में। हुकूमत के अपने सेनेटर्स ने लिख कर भेजा ये बजट नाकाम है। एक कंपनी ले आए जो कह दे ये कारोबार दोस्त बजट है। मैं ना हुकूमत में हूँ ना अपोजिशन में हूँ, हम तो असेंबली में नहीं हैं। जिन्होंने बजट पास किया हुकूमत के अपने सेनेटर्स ने सेनेट से लिख कर भेजा कि ये बजट नाकाम है। शाहिद खान अब्बासी ने सवाल उठाया, आपने MPA MNA को 500 अरब रुपए दिए हैं, आवाम पर बोझ डालकर अपने खर्चे 25% बढ़ा रहे हैं। एक आदमी की आमदन का 50% टैक्स में जाता है। सिगरेटों की स्मगलिंग हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हर ऑपरेशन की हिमायत करते हैं। बस ये देखना होगा कि हर बार हमारे नौजवान क्यों कुर्बानी देते हैं। पाकिस्तान दुनिया का शायद पहला मुल्क है कि जो आप टैक्स अदा करेंगे उस पर भी टैक्स लगाया गया। ये मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में ऐसी मिसाल है कि आप एक आम शहरी हैं, आपकी एक आमदन है, आप जो टैक्स अदा करेंगे हुकूमत को, जो हुकूमत की आमदन है उस पर आप मज़ीद 10% टैक्स और अदा करेंगे। तो ये नई बातों का सिलसिला इस बजट में जो है ये इसकी कोई इंतहा नहीं है। गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की समाअत के मौके पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला नहीं आता रेफरेंस की समाअत में पेशरफ्त नहीं हो सकती। और नाज़रीन, इंसानों के साथ साथ जानवरों की खुराक पर भी टैक्स लग गया। टैक्स लगने से जानवरों की फीड की कीमतें 25% बढ़ गई हैं। डेयरी फार्मर्स ने टैक्स के निफाज को मुल्क और किसान दुश्मनी करार दे दिया। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत 300 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं काविश मेमन से। जी बताइएगा। बिल्कुल, देखें, जानवरों की फीड पर भी टैक्सेस का बोझ पड़ा है और 25% जो जानवरों की फीड है वो महंगी हो चुकी है। इस हवाले से डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने टैक्स के निफाज को मुल्क और किसान दुश्मनी करार दे दिया है। शाकिर गुज्जर ने साथ ही साथ दूध की कीमत 300 रुपये लीटर करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम ये टैक्स कतई तौर पर मंजूर नहीं करते। उन्होंने डेयरी सेक्टर को हर किस्म के टैक्स के निफाज से आज़ाद करने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में डेयरी और लाइव स्टॉक सेक्टर को तबाह कर दिया गया है। फीड पर लगाए गए टैक्स हुकूमत फौरी तौर पर वापस ले। अच्छा काविश, बताइएगा, ये हम देख रहे हैं कि आज जैसे कि आपने बताया कि इस पर लगाए गए हैं टैक्स, कितने फीसद टैक्स लगाए गए हैं, और ये भी बताइएगा क्या कहा गया है उनकी जानिब से, क्या मुतालबा किया गया है किसानों की जानिब से। ये बिल्कुल, वफाकी बजट आने के बाद देख लेते हैं हर किस्म के टैक्सेस मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज पर लगाए जा रहे थे। अब साथ साथ ये तफसीलात जो सामने आई है, जानवरों की फीड पर भी मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो फीड है वो महंगी होने का खर्चा है। अब फीड महंगी होगी तो जाहिर है कि इसका इम्पैक्ट जो वो किसानों पर पड़ता है और साथ ही साथ जो कंज्यूमर है उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और इसी हवाले से जो डेयरी एंड डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन है उनका कहना है कि अगर ये टैक्सेस नाफिज कर दिए गए तो फिर इसका इम्पैक्ट आवाम पर पड़ेगा। और उनका कहना है कि इस वक्त शहर में दूध की कीमत जो 200 रुपये लीटर थी और फिर 20 रुपये का इजाफा किया गया, कमिश्नर कराची ने 220 रुपये हो गई, तो वो कह रहे हैं कि अगर टैक्सेस का बोझ डाला गया तो फिर कीमत मजीद बढ़ेगी और 300 रुपये लीटर तक पहुंच जाएगी दूध की। तो इसका इंडियन जो इम्पैक्ट है वो सारिफ पे पड़ेगा। तो इन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि ये जो टैक्स नाफिज किया गया इसको फौरी तौर पर वापस दिया जाए ताकि डेयरी और लाइव स्टॉक सेक्टर को बचाया जा सके। जी, बचाया जा सके। अच्छा ये बताइएगा काविश मेमन, जैसे कि उन्होंने कहा कि दूध की कीमतों में इजाफा हो जाएगा टैक्स लगाने की वजह से, तो उन्होंने क्या मुतालबा किया है कि क्या कीमतें मुकर्रर की जाएँ, टैक्स को मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाए या कम किया जाए, टैक्स में कमी लेकर आए, क्या मुतालबा किया गया है? जी बिल्कुल, उनका कहना है कि ये जो टैक्स इजाफी टैक्स लगाया गया है इसको फौरी वापस लिया जाए, क्योंकि अगर इसको वापस नहीं लिया जाता तो फिर यकीनन जो फीड की कीमतें उनमें भी जैसा कि इजाफा हुआ है, मजीद इजाफा होगा तो जो दूध की लागत है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस वक्त 220 रुपये दे रहे हैं डेयरी फार्मर्स, तो अभी भी कंसर्न है कि वो अभी भी जो है वो लागत बर्दाश्त कर रहे हैं और कमिश्नर कराची के अहकाम पर दूध फरोख्त कर रहे हैं। तो वो डिमांड कर रहे हैं कि दूध की कीमत 300 रुपये लीटर कर दी जाए और इन दी एंड जो इम्पैक्ट है वो सारिफ पर पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर टैक्सेस का निफाज इसी तरीके से जारी रहा तो फिर सस्ता दूध आवाम को नहीं मिलेगा और इंडियन इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो ये डिमांड की जा रही है हुकूमत से कि जो बजट में इजाफी टैक्सेस लगाएंगे उनको वापस लिया जाए। जी, टैक्सेस को मुकम्मल तौर पर वापस लिया जाए। बहुत शुक्रिया। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद थे। शाकिर गुजर ने इस हवाले से क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सारिफ पे जुल्म किया, डेयरी फार्मर्स पे नहीं किया, सारिफ पे जुल्म किया है। वो ये कि एक 18% टैक्स इनपुट पे जो फीड इंग्रेडिएंट्स हैं उन पे आयद कर दिया है, और वो मैं नहीं भरूंगा, वो किसान नहीं भरेगा। वो यकीनी तौर पे जब इनपुट कास्ट आउटपुट पे असरअंदाज होगी तो जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी या डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक जो कीमतें होंगी वो सारिफ को भरनी पड़ेंगी। तो मैं उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहूँगा कि जनाब आला ये दो तरफ़ा जुल्म किया गया है जो कि हुकूमत वक्त ने किया है, और यकीनी तौर पे किसान की आवाज़ तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। इनपुट कास्ट जब बढ़ेगी तो यकीनी तौर पे आउटपुट कास्ट बढ़ेगी और दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की कीमत। महकमा तालीम सिंध का न्यूयॉर्क के तालीमी इदारों के साथ ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध से न्यूयॉर्क स्टेट के असेंबली स्पीकर की अपने वफ़द के हमरा मुलाकात। जी हाँ, यहाँ मुलाकात हुई है। इसी पर तफसीलात जानेंगे। आयमा खान हमारे साथ मौजूद है। आयमा, इस मुलाकात का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल देखिए वज़ीर तालीम सिंध से न्यूयॉर्क स्टेट के असेंबली स्पीकर ने जो है वो अपने वक्त के हमरा जो है वो आज मुलाकात की है। मुलाकात में जो है वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी कॉलेज, चीफ प्रोग्राम मैनेजर समेत दीगर अफराद ने जो है वो इस मुलाकात में शिरकत की है। इसका जो है वो वज़ीर तालीम सिंध ने जो है वो न्यूयॉर्क स्टेट के असेंबली स्पीकर को जो है वो सिंध में तालीमी चैलेंजेस के सिलसिले के हवाले से जो है वो आगाही भी दी है। जबकि इस मौके पर जो है वो वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह का कहना था कि सिंध की तालीम की तरक्की में अमरीकी अवाम का जो है वो काबिल तालीम ताउन रहा है। जबकि इस हवाले से मजीद जो है वो ये फैसला किया गया है कि महकमा तालीम सिंध का न्यूयॉर्क के तालीमी इदारों के साथ ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम शुरू करने का भी जो है वो इस मुलाकात में फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटों से तजावुज़ कर गया। शहरियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अक्सर शाहिद की इस रिपोर्ट में। काबू मुख्तलिफ इलाकों में बिजली नायाब हो गई। तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। लाइन्स एरिया, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, मलीर और सऊदाबाद में बिजली की तवील बंदिश की शिकायत बरकरार है, जबकि लांडी, खुदादात कॉलोनी और नासिर कॉलोनी समेत मुतादिद इलाके लोड शेडिंग की जद में हैं। शहरी कहते हैं पूरा दिन बिजली गायब रहती है कि इलेक्ट्रिक ने जुल्म की इंतहा कर दी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। न लेट है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। पता नहीं कौन से हुक्मरानों के हवाले किया हम लोगों को, क्या गलती किया, क्या गुनाह हम लोगों ने किया, कैसे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए कि कुछ भी नहीं है और चीज़ें इतना महंगे हो गए। हम लोग पानी का बिल, बिजली का बिल भरे, गैस का बिल भर रहे, या कोई और या बच्चों को खिलाए। जो आवाम आज जो है ना चिकी में पिस रहे, महंगाई के हवाले से, बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, पानी के हवाले से। हम लोग PS 105 में रहते हैं, ठीक है ना भाई। और यहाँ पे UC 7 में जो हम लोग देख रहे हैं, जो UC 6 से जो ना कुंडे लगाए जाते हैं, कुंडे, ठीक है ना भाई, आवाम के ऊपर डाका डाला जाता है, ठीक है ना भाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश के बायस पानी की किल्लत का सामना भी हो रहा है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अक्सर शाहिद, City 21। मलीर नेशनल हाईवे पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मलीर कोर्ट से आने और जाने वाली शाहराह बंद, बदतरीन ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरियों को मुतबादिल रास्ता फराहम किया जा रहा है। जी हाँ, मलीर नेशनल हाईवे पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जारी है। बात कर लेंगे जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं इनके? बिल्कुल जी, बिजली की गैरलानी लोड शेडिंग के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज है। बल्कि मलीर नेशनल हाईवे नहीं बल्कि पूरे शहर में जो है वो रोजाना की बुनियादों पर कई मुकामात पर बैकवक्त और जैसी शाम होती है एहतजाजात का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी तरह जो है वो नेशनल हाईवे पर इलाका मकी, जिसमें मलीर, बकरा पीड़ी और अतराफ मलीर कोट, उसके बैक साइड पर मलीर रेलवे स्टेशन के अतराफ में जो कॉलोनीज हैं, इन तमाम के मकी जो है सरापा एहतजाज सड़क बंद कर दी। और उनका मुतालबा ये है कि 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। और इसके अलावा रात में जो है वो अक्सर औकात लाइट ले ली जाती है। कई घंटों की लोड शेडिंग के बायस जो है वो पानी की मैसर नहीं है, पानी के हवाले से भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उस हवाले से इनके यही मुतालबात हैं। दोनों अतराफ की सड़कों को बंद कर दिया गया है, जो मलिर कोट से कैदाबाद की जानिब जा रही है और मलिर कोट से मलिर 15 की जानिब जाने वाली जो दोनों शाहराह मेन नेशनल हाईवे की ट्रैक हैं उनको बंद करके एहतजाज किया जा रहा है। इसमें खवातीन और बच्चों की तादाद भी जो है वो शामिल है। यही मुतालबे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो जो दौरानी है उसे कम किया जाए और पानी के हवाले से जो है वाटर बोर्ड कारपोरेशन जो है वो इंतजाम करेगी। जी बहुत शुक्रिया जावेद कामखानी। सिंध काबीना में वज़ीर-ए-आला सिंध के 10 खास मुआवनीन शामिल। सिंध हुकूमत के मज़ीद 6 तर्जुमान मुक़र्रर, तर्जुमानों की तादाद 8 हो गई है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेंगे एहसास नूरियो से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपनी सिंध काबीना की टीम में मज़ीद जो है 10 मुआवनीन खास को शामिल कर दिया है। इसके अलावा सिंध हुकूमत की तर्जुमानी करने के लिए मज़ीद जो है तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिए हैं। इस हवाले से सिंध हुकूमत के तर्जुमानों की तादाद जो है वो 8 हो चुकी है। जो मामले खास हैं मुकर्रर किए गए हैं और जो तर्जुमान मुकर्रर किए गए हैं, इन हवाले से जो है वज़ीर-ए-आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग-अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। जो मामले खास हैं उनमें डॉक्टर लालचंद उपरानी, सरफराज राजड़, सैयद कासम नवीद कमर, सैयद वकार मेहदी, राजवीर सिंह सोडा, मंसूर अली शानी, उस्मान गनी उर्फ याकूब नूरो, इसके अलावा जुनैद बुलंद, अब्दुल जब्बार खान और मोहम्मद सलीम बलोच शामिल हैं, जिनको मामले में खास के तौर पर शामिल किया गया है। इसके अलावा जो तर्जुमान मुकर्रर किए गए उनमें बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख, जो है सरमद पलेजो, अब्दुल वाहिद हालेपोटो, मखतूम फखरजमा, मोहम्मद अली राशिद और सादिया जावेद जोसफ रुकन सिंध असेंबली, उनको जो तर्जुमान के तौर पर शामिल किया गया है। इससे कबल जो है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और गवर खान इस्लान वो भी सिंध हुकूमत के तर्जुमान है। अब जो तादाद तर्जुमानों की है वो 8 हो चुकी है। ये 8 तर्जुमान सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि 10 मामले खास सिंध हुकूमत की वज़ीर-ए-आला सिंध के मातहत से मुआवनत करेंगे। जी एहसास नूरियो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, MQM पाकिस्तान के अरकान की CO वाटर कॉरपोरेशन से मुलाकात। शहर के मुख्तलिफ इलाकों पानी के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। MQM हुकाम ने बताया कि ज़िला वस्ती में पानी की चोरी बदस्तूर जारी है। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की वजह से मुख्तलिफ इलाकों को पानी की किल्लत का सामना है। गर्म मौसम में शहरियों को पानी की बूंद बूंद से तरसाया जा रहा है। CO वाटर कॉरपोरेशन के MQM के अरकान असम्बली को हर मुमकिन ताउन और यकीन दहानी करवाई गई है। आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान के अरकान की CO वाटर कॉरपोरेशन से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात का हवाला जान लेंगे। शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान के अरकान सिंध असेंबली की COO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान से जो है मुलाकात हुई है, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। MQM के अरकान सूबाई असेंबली का COO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान से शिकवा करते हुए कहना था कि जिला बस्ती में पानी की चोरी जो है वो बदस्तूर जारी है। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की वजह से मुख्तलिफ इलाकों को पानी की किल्लत का सामना है। गर्म मौसम में कराची के शहरियों को पानी की बूंद बूंद से तरसाया जा रहा है। इस मामले पर जो है फौरी तौर पर जो है नोटिस लिया जाए और पानी को चोरी होने से रोका जाए, जिस पर जो है CO वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से MQM पाकिस्तान के अरकान असेंबली को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई है और कहा गया है कि वो MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जो है गौर करेंगे और इस मसाइल पर जो है खास तौर पर तवज्जो देकर हल करवाएंगे। जी शोएब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। MQM पाकिस्तान के वफ़द की मजहबी स्कॉलर अलामा जमील राठौर से मुलाकात हुई है। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान और मजहबी हम आहंगी रखने पर तफसीली गुफ्तगू भी की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं शोएब मुख्तार। शोएब, इस मुलाकात का हवाला भी बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान के वफ़द की मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा जमील राठौर से मुलाकात हुई है। MQM पाकिस्तान के वफ़द में अब्दुल हसीब, अशरफ अली, जाहिद मंसूरी व दीगर जो है शामिल थे। इस अहम तरीन मुलाकात में मुहर्रमुल हराम में मजहबी हम आहंगी को फ़रोग देने से मुतालिक जो है तफसीली गुफ्तगू हुई है। MQM वफ़द ने शहर में अमन अमान और मजहबी रवादारी के हवाले से पार्टी का पैगाम जो है अल्लामा जमील राठौर तक पहुँचाया है, जिस पर मारूफ मजहबी स्कॉलर की जानिब से मजहबी हम आहंगी के फ़रोग के लिए MQM पाकिस्तान के वफ़द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। जी मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका।
मुहर्रम उल हराम में सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन के कराची में मुतवक्का आमद दाऊदी बोहरा जमात के वफ़द की वज़ीर बल्दियात सईद गनी से इंतजाम के हवाले से मुलाकात हुई। बल्दियाती इंतजाम समेत दीगर पर तबादला ख्याल भी किया गया। जी हाँ, मुहर्रम उल हराम में सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन की कराची में मुतवक्का आमद है। दाऊदी बोहरा जमात के वफ़द की वज़ीर बल्दियात सईद गनी से इंतजाम के हवाले से मुलाकात भी हुई है। बल्दियाती इंतजाम समेत दीगर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद हम जान लेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। आजिज़ बताइएगा। आजिज़ जमाली से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि मुहर्रम उल हराम में सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन की कराची में मुतवक्का आमद है। दाऊदी बोहरा जमात के वफ़द की वज़ीर बल्दियात सईद गनी से इंतजामात के हवाले से एक अहम मुलाकात हुई है और बल्दियाती इंतजामात समेत दीगर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। यह अहम मुलाकात की गई है। मुहर्रम उल हराम में सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन की कराची में मुतवक्का आमद है, जिसके बाद दाऊदी बोहरा जमात के वफ़द की सईद गनी से इंतजामात के हवाले से अहम मुलाकात हुई है। बल्दियाती इंतजामात समेत दीगर पर तबादला ख्याल भी किया गया है और अहम इंतजामात के हवाले से गुफ्तगू की गई है। अहम मुलाकात है और आपको बताएं कि अहम मुलाकात की गई है और मुहर्रम उल हराम में सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन की कराची में आमद मुतवक्का है, जिसके बाद जो है इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया है। बल्दियाती इंतजामात देखे गए हैं और दाऊदी बोहरा जमात के वफ़द की वज़ीर बल्दियात सईद गनी से इंतजामात के हवाले से यह अहम मुलाकात है। बल्दियाती इंतजामात समेत दीगर पर तबादला ख्याल किया गया। मुहर्रम उल हराम में अहम जो है आमद है। दाऊदी बोहरा जमात के वफ़द की सईद गनी से इंतजामात के हवाले से एक अहम मुलाकात की गई है और बल्दियाती इंतजामात समेत दीगर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। कैसे इंतजाम किए गए हैं इस पर एक तफसीली गुफ्तगू की गई है, एक तफसीली मुलाकात हुई है। और अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मुहर्रम उल हराम में सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन की कराची में आमद मुतवक्की है और बल्दियाती इंतजामात समेत दीगर पर तबादला ख्याल किया गया है। दाऊदी बोहरा जमात के वफ़द की वज़ीर बल्दियात सईद गनी से इंतजाम के हवाले से आज एक अहम मुलाकात हुई है। मुहर्रम उल हराम में सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन की कराची में आमद मुतवक्का। दाऊदी बोहरा जमात के वफ़द की वज़ीर बल्दियात सईद गनी से इंतजामात के हवाले से मुलाकात हुई है। बल्दियाती इंतजामात समेत दीगर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। आपको बताते चलें, बल्दियाती इंतजामात समेत दीगर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। तफसीलात जान लेंगे आजिज़ जमाली से। जी बताइएगा। जी देखें, ये सईद गनी से मुलाकात हुई है बोहरा कम्युनिटी के रहनुमाओं की। बुनियादी तौर पे ये उस तनाजुर में मुलाकात हुई है कि जो बोहरा कम्युनिटी के सरबराह हैं, रूह रवां हैं, रूहानी पेशवा जो हैं सैयद मुफस्सिल सैफुद्दीन, वो यहाँ पे कराची आ रहे हैं। तो उनकी तैयारियों के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स हो रही हैं और ये मीटिंग उसी सिलसिले में था। ख़ास तौर पे जो बल्दियाती इदारों के हवाले से जो एक्टिविटीज़ थी, ख़ास तौर पे जो जिम्मेदारियाँ दी गई थी महकमे बल्दियात को, तो उस हवाले से ये मीटिंग थी। तैयारियों का जायज़ा लिया गया और ये सईद गनी की जानिब से यकीन दिलाया गया है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के वो चूँकि मेहमान हैं मुफस्सिल सैफुद्दीन जो बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा हैं, उनके तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जाएंगे और बेहतरीन जो है उसकी मेज़बानी की जाएगी। ये कहना था सईद गनी का। जी बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। आपको बताएं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफे का ऐलान कर दिया। सदर गुड्स करियर एसोसिएशन कहते हैं कि डीजल महंगा होने से बोझ आवाम और ज़राअत पर पड़ता है, महंगाई का तूफान आएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। सदर गुड्स करियर एसोसिएशन नूर खान नियाजी कहते हैं डीजल महंगा होने से किरायों में 20% इजाफा हुआ। ये बोझ आवाम पर मुंतकिल होगा और महंगाई का तूफान आएगा। लेकिन जब अभी 10 रुपए लीटर इन्होंने बढ़ाए हैं तो किराया तकरीबन 20% बढ़ जाएंगे और इससे सारा बोझ जो है ना शिफ्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्टर अपनी जेब से नहीं देता, ये आवाम पे शिफ्ट हो जाता है और महंगाई का एक तूफान खड़ा हो जाएगा। चूँकि पहले ही बिजली बिल गैस जितने आ रहे हैं और एक ये अभी इन्होंने नया तक बम गिरा दिया लोगों पे, ये आवाम कहाँ जाएगी।
नूर खान नियाजी बोले कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से स्पेयर पार्ट्स और टायर्स के अखराजात बढ़ जाते हैं। जुलाई से टोल टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, हुकूमत होश के नाखून ले। जब डीजल बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है, हमारे स्पेयर पार्ट बढ़ जाते हैं, टायर बढ़ जाते हैं, हमारे ड्राइवरों के खर्चे बढ़ जाते हैं, तो वो तकरीबन सारा जो शिफ्ट होता है वो अवाम पे शिफ्ट हो जाता है। जुलाई से NHA ने टोल टैक्स की 25% वो बढ़ा दिए। तो ये अभी कैलकुलेट हम करेंगे तो उम्मीद है कि अवाम भूखों मरेगी। ट्रांसपोर्टर्स का शिकवा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद सतह पर पहुंचने से कारोबार मुतासिर हुआ है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जामिया अनीजी में 3 रोज़ा अदबी मेले का दूसरा रोज़ यूनिवर्सिटी में राम और लीला के उन्वान से थिएटर पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बताइएगा। देखिए, NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 3 रोज़ा अदबी मेले का जो इनेकाद किया गया है और आज इस अदबी मेले का दूसरा रोज़ है और राम और लैला के अनवान से आज बड़ा खूबसूरत सा थिएटर प्ले जो है आज यहाँ पर मुनक्किद किया गया है और थिएटर के जिन्हें परफॉर्मेंस की है वो तमाम तर फनकार जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भाई बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सबसे पहले आपकी बात कराते हैं लैला से। लैला, मुझे बताएं, आपने थप्पड़ खाया आज, इतना ज़बरदस्त आपने परफॉर्मेंस पेश की, मुझे बताएं कितनी मेहनत लगी और कितनी दिन की तैयारी थी? तैयारी अराउंड 1 मंथ की थी। थप्पड़ मैंने पूरे साल के थप्पड़ खा लिए, मुझे बचपन नानी दादी सब याद आ जाते थे। या दैट्स इट। मेरी माँ ने, मेरी असल माँ ने मुझे इतना नहीं मारा जितना इन्होंने मुझे मारा है। लाल अभी तक दर्द रहता है यार, कल पड़ा था अभी तक दर्द है। तो ये आज ही थप्पड़ जोरदार पड़ा या ये रिहर्सल में भी जरा आप जमा चुकी हैं? 4-5 दफा चमाट पड़ चुका है, कुछ और लोगों को भी पड़ चुका है, उनके लिए भी माजरत कि मैंने बहुत चमाट मारा है। अच्छा, राम भी मौजूद हैं। भाई, आपने कहानी बड़ी खूबसूरत सी थी। बेसिकली क्या मैसेज दे रहे थे इस कहानी के थ्रू? एक्चुअली हम लोग ये बताना चाह रहे थे कि ऑल्दो डिवाइडेड बाय रिलीजन्स, लेकिन लव जो है वो एक तरीके से दोनों को बाउंड करे रखता है। तो प्यार तो हो जाना चाहिए, अगर डिफरेंट रिलीजन तो फिर भी ऑल्दो कन्वर्जन हो गई। मुकम्मल तो नहीं हुआ ना? मुकम्मल नहीं हो पाया क्योंकि बीच में जाफर आ गए थे ना। जाफर, आपने मजा किरकिरा कर दिया, क्यों? नहीं, असल में मुझे सीन ही ऐसा मिला था कि मेरा इसका जानी दुश्मन बनना था। सो जानी दुश्मन बना, मगर वो था थिएटर का, वो क्लियर था और रिगार्डिंग हमने स्ट्रीट टच भी दिया था, ड्रामा भी था, इसमें लव भी था, तो सारे साइड्स क्लियर हो गए थे और आखिर में हमें एंडिंग जो था वो थोड़ा सैड करना था, एक ऑडियंस पे असर हो, तो इसलिए हमने ये सीन क्रिएट कर दिया था ताकि इनका कत्ल हो। जी। अच्छा, मुझे बताएं फीडबैक कैसा रहा? आप जितने में हमने देखा तालियों की गूंज ने सबको सब कुछ बता दिया, तो कैसा रहा फीडबैक? बहुत अच्छा था, इवन तो नीचे तक आवाज आ रही थी। आई वाज बैक स्टेज ऑब्वियसली आफ्टर माय सीन्स और बहुत मजा आया सुनकर कि एवरीबॉडी एंजॉयड। चलिए जी, बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद। राम और लैला की कहानी ने यकीनन हर एक को जो है झूमने पर मजबूर कर दिया और आज ये कह सकते हैं जो ऑडिटोरियम था यकीनन तालियों की गूंज से जो है गूंजता रहा और यहाँ पर राम और लैला की खूबसूरत सी जो कहानी है वो इस थिएटर के जरिए पेश की गई। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।